हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर से लेकर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हैं, आईपीपीसीएस दे रहे हैं, या यूपीएससी दे रहे हैं, या कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेसिडेंट चैप्टर है। प्रेसिडेंट छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत चीज पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पार्ट वाइज इस वीडियो को कवर करेंगे, इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो ठीक है, हम इस पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। क्या आपको पता है कि प्रेसिडेंट, हमारे जो इंडिया में जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, वो डायरेक्टली होती है या इनडायरेक्टली होती है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है कैसे होता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली में क्या, जैसे लोकसभा का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो डायरेक्टली होता है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। वो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे, चुन के गए रहते हैं बहुत हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। हम लोग देखेंगे आगे कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि एक जो हमारे एक जो वोट होता है उसकी कीमत कितनी होती है, एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिंगल होती है, सिस्टम होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 52 टू 78 के अंदर में प्रेसिडेंट को इंक्लूड किया गया है। राष्ट्रपति जो इनके जो भी ड्यूटीज हैं, बाकी और भी चीजें हैं, जो भी इनको अलाउंस मिलती है, ये सब किसके अंदर में है, आर्टिकल 52 के टू आर्टिकल 78 के अंदर आते हैं। और ये कौन से पार्ट में, पार्ट 5 में आते हैं। कौन सा, डील विद द यूनियन एक्सिक्यूटिव। यूनियन एक्सिक्यूटिव मतलब संघ कार्यकारिणी जो होती है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, 52 से लेकर 78 के बीच में आती है, पार्ट 5 में। ठीक है, आप याद रखिएगा, पूछता है कि जो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ड्यूटीज है हो गया, बाकी जो अलाउंस हो गया, उनके बारे में कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 से 78 में अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजें दी गई हैं, और पार्ट 5 इसको डील करता है। टोटल पार्ट कितने हैं, 22 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट 5 प्रेसिडेंट के बारे में बतलाता है, यूनियन एक्सिक्यूटिव को बारे में बतलाता है। तो आर्टिकल 52 जो है वो बताता है कि देयर शिल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। ओके, तो चलिए वीडियो को और आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है जैसे आर्टिकल 58 है। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आर्टिकल 58 में दिया गया है कि क्या क्या चाहिए। एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या होना जरूरी है। तो पहली बात कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, भारत के नागरिक आपको होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है। अगर वो भारत की नागरिकता ले रहे हैं तो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वो नहीं बन सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब इसके अगला है कि कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। इसमें एज का भी है कि आपका जो एज होना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो 35 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो दो हो गए, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तीसरा ये होना चाहिए कि आप जो लोकसभा की इलेक्शन होती है उसके लिए भी आप क्वालिफाइड हैं, मतलब वहां भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए भी आप क्वालिफाई हैं। तो अब बताइए, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक, 25 ईयर्स। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष
जरूरत है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, पूछा जाता है कि लोकसभा में के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने एज होना जरूरी है, 25, और राज्यसभा 35। तो एक यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो लोकसभा होती है और विधानसभा होती है, जो विधानसभा जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो विधानसभा और लोकसभा के लिए अगर इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25, ठीक है। और वहीं पार्लियामेंट राज्यसभा में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे राज्यसभा में और विधान परिषद में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर की विधान परिषद जिसको बोला जाता है, तो आपको राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना एज चाहिए, 30 ईयर्स। गवर्नर का एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर, इन दोनों का एज कितना होना चाहिए, 35, ठीक। लोकसभा में अगर आप इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या विधानसभा में, उसके लिए 25 और राज्यसभा और विधान परिषद में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पे कितने, 30 वर्ष, 30 वर्ष एज, मिनिमम एज होना चाहिए। ओके, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पता चल गया, 6 लोगों का बात हो गया, 6 लोग, जैसे कि प्रेसिडेंट का और गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर का एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स। और लोकसभा और विधानसभा, इनके लिए कितना, 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद कितना, 30 वर्ष। ओके, तो इन दोनों का आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी रेलवे हो गया, पीसीएस वीसीएस में भी कोई सा स्टेट हो गए, इसमें जरूर पूछा जाता है। ओके, अब आगे है कि शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना, कि जैसे मान लीजिए हम लोकसभा कोई मेंबर है, वो विधानसभा में भी जीत के आया हुआ है, पहले से विधायक बना हुआ है, और वो लोकसभा एमपी में के भी इलेक्शन में वो जीत गया है, तो उसको कहीं ना एक जगह से छोड़ना होगा, एक पोस्ट को छोड़ना होगा। जब वो अगर एमपी बन गया, तो अगर वहां एंट्री कर रहा है तो उसको विधानसभा के पद को त्यागना होगा, ठीक है। अगर वो दोनों जगह जा रहा है तो उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। अगर मतलब जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, मान लीजिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो गया कोई सा, तो आप दोनों जगह नहीं कर सकते हो, कोई एक ही कर सकते हो, ठीक। तो आप कोई ना कोई एक, या सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब को आप छोड़ दो, रिजिग्नेशन दे दो, या फिर इसको दे दो स्टेट गवर्नमेंट वाली को। तो उसको ही बता रहा है कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप दोनों जगह नहीं हो सकते हैं, कोई एक जगह होना चाहिए, ठीक है। आप कोई चाहे वो लोकसभा में आप हो या विधानसभा में हो, ठीक है, तो आपको एक जगह होनी चाहिए, उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। तो ये 4 चीज क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जरूरी है। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। और चौथा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हु कैन वोट। हम आपसे पहले बोले कि बहुत सारा इसमें टॉपिक है, जो सब टॉपिक्स है इसमें देखेंगे, लेकिन हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग इसमें अभी कौन इलेक्शन देख रहे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो आपको बताएं शुरू में ही कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। वो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो हमारे एमपी होते हैं, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट के चुनाव में जो मेंबर पार्टिसिपेट करता है, वो सिक्योरिटी मनी भी देता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी मनी होता है जो पेड करता है, किसको पेड करेगा, वो आरबीआई को देता है। तो कुछ अमाउंट होती है, जैसे ऑलमोस्ट लगभग 50,000, या पता नहीं अभी कितना है, लेकिन लगभग 15,000 रुपए शायद, लगभग ऑलमोस्ट, हमको उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो आरबीआई को देते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी मनी होता है। बट वहां पे भी दिक्कत है कि अगर आप 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिल रहा है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको वो पैसा डूब सकता है। ओके, तो चलिए वो लोग हम वो सब अगले वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं कि हु कैन वोट। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल जो 54 है, उसमें बताया गया कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं अपना, ठीक है। तो वोटिंग कैसे होता है, आर्टिकल प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि उसमें जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। वो क्या होते हैं, जो हमारे जनता के द्वारा मेंबर चुने गए हैं, इलेक्टेड मेंबर, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में
और स्टेट असेंबली में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है हु कैन वोट। अब कौन कौन लोग हैं इलेक्टेड मेंबर, क्या कौन कौन होते हैं इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो संसद भवन है और उसमें इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से हैं, दो जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी कौन कौन सी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपकी लोअर बॉडी हो गई, राज्यसभा आपकी अपर बॉडी हो गई। तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा में जाते हैं, जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी किसमें है, लोकसभा में इलेक्ट होके गए हुए हैं वायनाड से, ओके, लोकसभा में। तो ये प्रेसिडेंट के चुनाव में अपना वोट कर सकते हैं। अब जैसे राज्यसभा का हो गए मेंबर, राज्यसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी चुनाव हुआ था राज्यसभा के, उसमें जीते हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा के मेंबर थे, इलेक्ट होके गए हुए थे, ओके। तो ये वोट कर सकते हैं, ये वोटिंग कर सकते हैं उसके लिए, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। अब आते हैं जो स्टेट असेंबली होती है, जो हमारी स्टेट असेंबली विधानसभा होती है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यूटी, कितने यूटी में हमारे स्टेट असेंबली है, दो, एक तो दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया। तो दिल्ली में जो हमारे ये हैं केजरीवाल, तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, ये भी विधानसभा से आते हैं, तो ये अपना वोटिंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके। और ये यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ओके। तो आपको ये दोनों भी वोट कर सकते हैं। अब आते हैं, अब नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, आप लोग को पता होगा कि लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वहां पे 2 होते हैं, और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वोट जब वोटिंग होती है प्रेसिडेंट की, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट, ये लोग अपना वोटिंग नहीं करते हैं। बट यहाँ पे देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट बी वोट, बट क्या होता है ना कि जब इनको इम्पीचमेंट किया जाता है, हम लोग ये इम्पीचमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम लोग देखेंगे। हम लोग छोटा छोटा वीडियो करके देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो उसमें ये लोग जब इम्पीचमेंट होती हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, उस टाइम करते हैं, बट इलेक्शन के दौरान ये वोटिंग नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो सचिन तेंदुलकर हमारे राज्यसभा में नॉमिनेट कर गए हुए थे, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वोट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें कि कौन कौन लोग हैं। अब देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो इसमें एक आपकी लोअर बॉडी होगी, अपर बॉडी, जो लोकसभा है वो लोअर बॉडी है, राज्यसभा अपर बॉडी है। उसी तरह इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात किया जा रहा है, मतलब विधानसभा, जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं राज्य के और यूनियन टेरिटरी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो आप लोग याद करके रखिएगा, मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राहुल गांधी को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब ये दोनों लोग, ये हमारे केजरीवाल और ये मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि वोटिंग के दौरान जब इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, वहां यहाँ पे ये वोट नहीं करते हैं, और जब इम्पीचमेंट किया जाता है, मतलब निकाल प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उस टाइम ये वोट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि जब ये राहुल गांधी जी हैं, जब अपना वोट डालते हैं, तो इनकी एक वोट की कीमत कितनी होती है, इनकी एक वोट की कीमत कितनी होती है, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ 1 वोट, ठीक है। तो अब हम लोग मान लीजिए ये तो ये भी हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहे हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये लोग भी, इनकी भी तो एक वोट की वैल्यू है, कीमत है, तो इनकी कितनी कीमत है, तो ये हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो ये आपकी अगली है, इसमें देखते हैं। अब जो आर्टिकल 55 क्लॉज 2 है,
उसमें ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उनकी वैल्यू कितना होता है, एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो उस सब के बारे में दिया गया है। तो मान लीजिए हम बिहार स्टेट को उठा रहे हैं, हम एमएलए के पहले एमएलए से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एक वोट की वैल्यू देख रहे हैं कितनी हो गई और कितनी होती है, ठीक है। तो ये बिहार स्टेट है, ठीक है। अब पॉपुलेशन हम लिए हैं तो इसमें हम सेंसस यूज किए 1971। देखिए बहुत सारे जो भी हमारे सीट अलॉटमेंट होती हैं, सीट अलॉटमेंट लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, वो किसके ऊपर बेस्ड है, पॉपुलेशन फिगर को देखते हुए 1971 के ऊपर उसमें दिया गया, सीट अलॉटमेंट किया गया। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। 1970, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों 1971 ही यूज किया गया, क्योंकि इसके बाद तो 4 सेंसस आ गए हैं, 1981, 1999, 1991, फिर 2001, 2011, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो आगे जरूर बनाएंगे। इसमें है क्या कि जैसे 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, उसमें था प्रावधान दिया गया था कि आप देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो आर्टिकल 55 है, 82 है, 170 है या 330 है, उसमें ये प्रावधान है कि जो प्रावधान दिया गया है कि वैल्यू ऑफ वोट, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उनकी वैल्यू ऑफ वोट क्या है, हो गई। रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट की जो रीएडजस्टमेंट होती है लोकसभा और विधानसभा में, वो बेस्ड होता है पॉपुलेशन के ऊपर फिगर किया जाता है। अब इसके पीछे का बहुत सारी कहानी है कि जैसे 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता होगा कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में जो हुआ था, सॉरी 42 का, हाँ 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही बोला जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें ये चेंजेज के बारे में बताया गया था कि सेंसस के जो पॉपुलेशन के लिए बारे में बताया गया था। उस समय 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए थे। जैसे कि उस टाइम क्या हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था 1975 में, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम जो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में, ओके। और आपको और सब हुआ था कि जैसे उस टाइम क्या हुआ था कि गवर्नमेंट उस टाइम की प्रमोट कर रही थी फैमिली प्लानिंग को लेकर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के कंट्रोल के लिए भी वो प्लानिंग कर रही थी। तो 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ देखते हैं कि ये पॉपुलेशन जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, सेंसस 1971 से देखें है, ठीक है। अब एमएलए जो हैं बिहार में कितने एमएलए हैं, 243 टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। टोटल स्ट्रेंथ क्या है बिहार की, वो शायद 245 है, उतने क्लियर नहीं है, बट इस टाइम जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, 243 है, ठीक है। तो 243 हो गया। अब देखिए ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है कि अब एक वोट की जो वैल्यू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए आपको निकालना है। तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या करना होता है कि जो पॉपुलेशन, स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है किसके सेंसस से 1971 के यूज किया गया है। तो अब इसको यूज किया जाता है, जो पॉपुलेशन होती है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 42 ये, और नीचे डिवाइड किया जाता है टोटल एमएलए से, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/1000 से। तो ये जितने भी कैलकुलेशन करने के बाद 173 आ रहे हैं, ये आपका एक एमएलए की वोट, एक वोट की कीमत को बता रहा है कि एक एमएलए जो वोट कर रहा है उनकी कीमत, उनकी एक वोट की कीमत कितनी है, 173। वोट की वैल्यू कितनी है, 173, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, तो 173 है। अब 173 1 एमएलए की वोट की वैल्यू है, तो हम लोग इस तरह टोटल का निकाल लेंगे। टोटल कितने हैं, 243 एमएलए हैं हमारे बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इनको निकाल लेंगे। तो उसमें 173 से मल्टीप्लाई कर देंगे 243 में, तो कितने हो जाएंगे, 42,039, 42,039, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ बिहार कितना हो गए, 42,000 39। तो आप इसी तरह अलग अलग राज्य जो हमारे राज्य हैं उनको अलग अलग निकाल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करके अलग अलग निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट कितना आएगा, 5,49,400
74, 5,49,474 एक वोट की टोटल वोट जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है, 5,49,474। आपको समझ में आया कि कैसे निकाल रहे हैं? जैसे देखिए 1 एमएलए की हमको वोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, पॉपुलेशन देख लेना उस स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1971 को यूज करके। ठीक है, आप इतना ध्यान अभी रखिए कि जो वोट की वैल्यू निकाला जाता है वो 1971 से सेंसस से लिया जाता है। ठीक है, अब कोई भी जैसे सीट अलॉटमेंट भी किया जाता है ना, वो पॉपुलेशन के बेस्ट पर अलॉटमेंट किया जाता है। ओके, और डिवाइड किससे कर दिया जाता है, टोटल एमएलए ऑफ स्टेट, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस स्टेट की जितने मेंबर होते हैं इलेक्टेड मेंबर, उससे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है, 1/1000 से। ये आपको फॉर्मूला है, आप इसी तरह कैलकुलेट किया, वन का निकल गया वैल्यू, तो फिर उसी तरह सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 243 से, और ये निकल गया। मतलब पूरे एमएलए के, जो बिहार के टोटल एमएलए 243 हैं, उनकी टोटल वोट की वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ वोट है ऑफ ऑल एमएलए ऑफ बिहार, वो कितनी है, 42,039 है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट का, जैसे बताएं कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे 28 स्टेट हैं तो उनको अलग अलग आप कर लीजिए। 28 कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 8 ओके, तो आप देखते रहिएगा और आगे देखते हैं। आगे है, आगे आपको देखते हैं आगे क्या है, आगे है कि अब आगे है कि जैसे अब तो एमएलए का यहाँ से निकल गया, एमएलए निकल गए, टोटल एमएलए निकल गए, जितने भी स्टेट हैं उनके टोटल एमएलए का इतना वोट निकल गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर है, लोकसभा में कितने मेंबर है 543, और राज्यसभा में कितने हैं 233। अब देखते हैं, बताते हैं आपको लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है मेंबर की, 552 के लगभग है, बट अभी प्रेजेंटली कितने हैं 545। 545 में से 2 कौन है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन। अब 543 जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो है, और राज्यसभा में कितने होते हैं 250। 250 में से कितने होते हैं अभी फिलहाल में कितने 245। अब 245 में से 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट किया जाता है, तो 12 घटा दीजिएगा तो 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितने टोटल एमपी हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हो गए 776 हो गए। ठीक है, टोटल एमपी ये हो गए। अब आते हैं कि अब इनकी कीमत, इनकी एक वोट ऑफ एक एमपी, मतलब एक एमपी का वोट की कीमत कितनी होती है। ठीक, तो अब जितना अभी निकाले हैं यहाँ पे टोटल वोट ऑफ कितने निकला था, वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट यहाँ निकला था 5,49,000, यहाँ पर ऑल स्टेट को मिलाकर इतने हो गए। ठीक है, ये टोटल हो गए। तो आप फिर अब क्या कीजिए कि यहाँ पे जितने भी आपको टोटल स्टेट का मिलाकर ऑल स्टेट का वोट की वैल्यू निकला है, वैल्यू ऑफ वोट निकला है ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, वो इतना लिखा है। ठीक, 5,49,474, इसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल एमपी से। टोटल एमपी कितने हैं 776, तो 776 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक का निकल गया, एक की वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए। ठीक है, तो एक के निकल गया तो कितना है 708, मतलब 708 आ गया। तो अब इस तरह हमको टोटल एमपी का चाहिए, तो एक का 708 है तो टोटल एमपी का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 776 से 708 में, तो कितना आ जाएगा। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपी 5,49,408, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, 5,49,408, ये आपका ये टोटल आ गया। तो अब टोटल वोट्स जो होते हैं अब कितने होते हैं, टोटल वोट्स कितना है, अब तो एमएलए का कितना था, ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट का 5,49,474, ये हो गए आपका 5,49,474, ये एमएलए का हो गया टोटल कीमत, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपी। ठीक है, ऑल एमपी का 5,49,000, इन दोनों को ऐड किए इतना आ गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इजी है, और ये छोटा सा वीडियो था, और आगे हम लोग देखेंगे कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वो कैसे होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव होते हैं, जैसे 4 लोग खड़े हो गए,
4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको जो कितनी सिक्योरिटी मनी देना होता है, क्या है, कैसे प्रोसेस होती है, तो वो लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।